नमस्कार और दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इनकम टैक्स के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को आसान बनाएंगे। पर्क्विजिट्स या जिन्हें हम आम भाषा में पर्क्स कहते हैं, उनका वैल्यूएशन कैसे होता है। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। हम इन 5 सेक्शंस में पर्क्विजिट्स की पूरी दुनिया को समझेंगे, उनकी डेफिनेशन से लेकर कंपनी कार और दूसरे लाइफस्टाइल बेनिफिट्स तक, सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये पर्क्विजिट्स होते क्या हैं। एक सवाल है आप सबके लिए, क्या आपको सच में लगता है कि आपके एम्प्लॉयर से मिलने वाले पर्क्स एकदम फ्री होते हैं? टैक्स के नज़रिए से देखें तो जवाब हमेशा हाँ नहीं होता। तो इनकम टैक्स कानून की नज़र में पर्क्विजिट है क्या? सीधा सा मतलब है कोई भी बेनिफिट जो आपका एम्प्लॉयर आपको आपकी सैलरी के अलावा देता है। इन्हें अक्सर फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ पर्क्स तो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है? ये वो है जो या तो कंपनी में डायरेक्टर हो, या जिसके पास 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर हो, या फिर जिसकी सैलरी एक तय सीमा से ज़्यादा हो। चलिए अब बात करते हैं सबसे कॉमन और हाँ सबसे ट्रिकी पर्क की, कंपनी कार की फैसिलिटी। इसके रूल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो सोचिए, अगर कार और उसका सारा मेंटेनेंस सब कुछ एम्प्लॉयर की तरफ से है, तो वैल्यूएशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस कार का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है, तो एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट और कार की कॉस्ट का 10% डेप्रिसिएशन आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ये ऑफिस और पर्सनल दोनों कामों के लिए है, तो एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट टैक्सेबल होता है। छोटी कार के लिए 1800 रुपये और बड़ी कार के लिए 2400 रुपये। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। यहाँ कार तो एम्प्लॉयर की है, लेकिन मेंटेनेंस का सारा खर्चा आप खुद उठाते हैं। देखिए यहाँ टैक्सेबल वैल्यू कितनी कम हो जाती है। मिक्स्ड यूज के लिए ये सिर्फ 600 या 900 रुपये पर मंथ है। और फिर आता है तीसरा केस, जहाँ कार आपकी अपनी है, लेकिन उसका मेंटेनेंस एम्प्लॉयर देख रहा है। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। एम्प्लॉयर ने जो भी एक्चुअल खर्चा किया है, उसमें से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 1800 रुपये या 2400 रुपये घटा दिया जाता है और बची हुई रकम ही टैक्सेबल होती है। अच्छा, कार के रूल्स यहीं खत्म नहीं होते। कुछ और बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। अगर कार के साथ ड्राइवर भी मिला है, तो मिक्स्ड यूज के केस में टैक्सेबल वैल्यू में हर महीने 900 रुपये और जुड़ जाएंगे। और अगर एम्प्लॉयर आपको एक से ज़्यादा कार देता है, तो रूल कहता है कि सिर्फ एक कार को मिक्स यूज के लिए वैल्यू किया जाएगा और बाकियों को पर्सनल यूज के लिए, जिस पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा बनता है। कार की बात तो हो गई, अब इन पर्क्स पर आते हैं जो आपके घर से जुड़े हैं, जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट्स और यूटिलिटीज़। डोमेस्टिक सर्वेंट के मामले में रूल बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि सर्वेंट को हायर किसने किया। अगर एम्प्लॉयर ने सर्वेंट को हायर किया और उसकी सैलरी दे रहा है, तो ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। लेकिन अगर सर्वेंट आपने रखा और एम्प्लॉयर ने बस आपको पैसे रीइंबर्स किए, तो ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही लॉजिक गैस, बिजली या पानी के बिल पर भी लागू होता है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कनेक्शन किसके नाम पर है। अगर कनेक्शन आपके नाम पर है और एम्प्लॉयर बिल बढ़ता है, तो ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल है। लेकिन अगर कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम पर है, तो ये पर्क सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही टैक्सेबल होगा। सिंपल। चलिए अब फटाफट कुछ और कॉमन लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स पर एक नज़र डालते हैं। ये कुछ ऐसे मैजिक नंबर्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर अपने ही स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ाता है, तो 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड तक टैक्स फ्री है। 20,000 रुपीज़ तक का छोटा मोटा लोन लिया है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। साल में 5000 रुपीज़ तक के गिफ्ट्स इन काइंड भी टैक्स फ्री हैं। पर हाँ, कैश गिफ्ट पूरा टैक्सेबल होता है। और ऑफिस में मिलने वाले फ्री मील में 50 रुपीज़ पर मील तक की छूट मिल जाती है। अच्छा, मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपको कोई पुराना एसेट जैसे लैपटॉप या फर्नीचर कम दाम पर बेचता है, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी? इसका एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट ली जाती है, फिर हर पूरे हुए साल के लिए डेप्रिसिएशन घटाया जाता है। ध्यान रहे, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए नहीं। इससे एसेट की WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू मिलती है। आखिर में इस WDV और आपसे लिए गए सेल प्राइस का जो डिफरेंस है, वही आपका टैक्सेबल पर्क्विजिट होता है। इस एग्जाम्पल से ये प्रोसेस एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, एम्प्लॉयर ने एक कंप्यूटर खरीदा था 2 लाख रुपए में। 3 पूरे साल इस्तेमाल करने के बाद उसकी WDV रह गई 25,000 रुपये। अब एम्प्लॉयर ने ये कंप्यूटर एम्प्लॉय को 20,000 रुपये में बेच दिया, तो WDV और सेल प्राइस का जो फर्क है यानी 5,000 रुपये, वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल पर्क्विजिट बन गया। तो आज के इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या क्या मुख्य बातें याद रखनी है, चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात,
पर्क्स फ्री नहीं होते, उनकी एक टैक्सेबल वैल्यू होती है। दूसरी, स्पेसिफाइड और ऑल एम्प्लॉयज़ का फर्क हमेशा याद रखें, ये बहुत क्रूशियल है। तीसरी, वैल्यूएशन हमेशा डिटेल्स पर डिपेंड करता है, एसेट किसका है, खर्चा कौन कर रहा है और इस्तेमाल कैसे हो रहा है। और आखिर में, एग्जेम्पशन लिमिट्स को जानना आपके टैक्स प्लानिंग में काफ़ी मदद कर सकता है। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन के ये इतने डिटेल रूल्स हमारे टैक्स सिस्टम को फेयर बनाते हैं, या फिर ये एक आम एम्प्लॉय के लिए टैक्स कंप्लायंस को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।